तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। Prime Minister refused to answer, and of course media people, as you're well aware, started saying Prime Minister's first press conference when it wasn't his first press conference. सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मुझे मिल ही गए हैं और मैं आपको मिल गया हूं, तो सवाल तो होते रहेंगे। किसी को अगर सेल्फी वगैरह लेनी है तो ले लीजिएगा भैया। लेनी है क्या? नहीं मोदी जी, फिलहाल तो हम सवाल ही पूछेंगे। नहीं, उसके बाद फिर मैं मिलूंगा नहीं आपको कभी। ना तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलूंगा, और हो सकता है 400 पार ना हो तो वैसे ही नहीं मिलूंगा। नमस्ते जी। पिछले 10 सालों से आप सबका इंतज़ार था कि ऐसा मौका कब आएगा कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं। मुझे बेहद खुशी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी। हालांकि सवाल पूछना तो हमारा काम है। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि 10 साल से आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आप दुनिया के, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने इतिहास रच दिया। 10 साल से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज आपको हमारा ध्यान कैसे आ गया? क्यों कर रहे हैं आप 10 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पिछले 10 सालों से एक सवाल मुझसे पूछा जा रहा था। मुझे लगा पिछले 10 साल में मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा तो क्या भारत का विकास नहीं होगा? क्या भारत के विकास को रोक लिया जाएगा? क्या भारत का विकास प्रेस कॉन्फ्रेंस से होगा? ये बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, और इसलिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मोदी पिछले 10 साल से भारत के हर एक नागरिक का, हर एक वासी का विकास करने में लगा हुआ था। मैं 4 घंटे सोता हूँ जी। जब उठता हूँ तो बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो मुझे देश के हित के लिए करने होते हैं। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई देश हित का कार्य होगा। आपके काल में ही पत्रकारों पर हमला हुआ है। आप प्रेस की आज़ादी को देखिए, हमारा जो इंडेक्स था प्रेस फ्रीडम का, वो कितना नीचे गिर गया है। पूरे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस पर आपने आतंक निरोधी कानून लगा दिया है। पत्रकार जेल में हैं। जो पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं उन पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये सब क्यों कर रहे हैं आप, प्रेस की आज़ादी पर हमला? हमने इतने समय में एक चीज़ तो ये देख ली कि कौन से पत्रकार असली हैं, कौन से नकली हैं। हमने जब भी वार्तालाप किया, आमने सामने बैठ करके किया है, हर पत्रकार ने कठिन से कठिन हर प्रकार के सवाल को पूछा है। क्या वो असली पत्रकार नहीं थे क्या, जिनसे मेरी वार्तालाप हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बटुआ लेकर के घूमते हो कि नहीं घूमते हो, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, थकते नहीं है क्या? ये ऐसे सवाल आज तक पूछे नहीं गए थे। इन सवालों के लिए जो हिम्मत चाहिए वो क्या आप लोगों में है क्या? मोदी जी, आपने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां आपको देनी चाहिए थी। वो 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? क्या युवाओं को वो नौकरियां मिली? आपने देशवासियों से पूछा है क्या वो 10 की जॉब करने, 10 से 6 की जो जॉब होती है वो करने में खुश हैं क्या? साथियों, आज पूरा देश कोई जॉब नौकरी नहीं करना चाहता है। मोदी ने ऐसा काम किया है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, पिछले 10 सालों में
2014 के बाद एक सोशल मीडिया की क्रांति आई है और उस क्रांति में चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर कोई रील बनाने में लगा हुआ है। मैंने देखा पिछले दिनों तो एक चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ, उससे जाकर के पूछिए क्या वो पढ़ा लिखा है क्या वो रोजगार मांगता है क्या वो नौकरी मांगता है क्या। लेकिन मोदी ने उसे 2014 के बाद ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाई, देश में या तो रील बन रही है या रील देखी जा रही है। सर नमस्कार, आपने कहा था कि काला धन की काट करेंगे और काले धन पर लगाम लगाएंगे और फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो उसमें 15-15 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे, लेकिन तमाम आंकड़ों के हिसाब से सारा धन वापस नहीं आया है। तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि 15 लाख रुपए के नाम पर लोगों को छला गया? देखिए ऐसा है, कैमरा चल रहा है क्या? बंद कर दीजिए थोड़ा इसको। ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? ये आगे ना पूछा जाए। ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सवाल बहुत पुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है। मोदी जी, आपकी पार्टी और आपके नेता और खुद आप लगातार कहते रहते हैं कि आप लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है और आप कैसे साबित करोगे कि भारत विश्व गुरु बन गया है? ये हुआ ना सवाल। देखिए अभी मोदी आपको बताएगा विश्व गुरु कैसे बना भारत। मोदी ने जिस दिन मैं प्रधान सेवक बना उसी दिन मैंने ये ठान लिया था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत के किसी न किसी नागरिक से दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुछ सीखे। और इसलिए आज 2024 आते आते मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है। पिछले कुछ सालों पहले मेरे मित्र बराक ने मुझे कहा था कि मोदी तू तो बहुत काम करता है रे, तू तो विश्व गुरु बना करके ही दम लेगा। और आज जब बिल भारत आया, बिल गेट्स की बात कर रहा हूं, मेरा तो पुराना यार है। बिल जब भारत आया था तो मैंने बिल को बताया था कि बिल अगर इस समय में जीना है, अगर इस समय में उठ खड़ना है, अगर इस समय में चर्चा का विषय बनना है तो एक मैं तुम्हें सिखाता हूं। बिल ने बड़ी हैरानी से पूछा कि मोदी ऐसा क्या है जो तू मुझे सिखाएगा? मैंने कहा वो एक चाय वाला बहुत मशहूर है। बिल बोला तुमसे भी मशहूर है क्या? मैंने कहा वो बहुत मशहूर है। बिल जब जाकर के उसके साथ वीडियो बनाई, बिल के सारे रिकॉर्ड टूट गए और बिल ने कहा मोदी तूने हमें बहुत अच्छा सिखाया है। और बिल कोई छोटा व्यक्ति नहीं है जी, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को हमने सिखाया है कि किस प्रकार से वर्तमान में जिया जा सकता है, किस प्रकार से रीलें बनाई जा सकती है, किस प्रकार से वीडियो बना करके चर्चित रहा जा सकता है। और आज पूरी दुनिया हमें देख रही है और पूरी दुनिया वीडियो बनाना सीख रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है और दुनिया कह रही है मोदी जी आपसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर सिखाने में हमें कोई नहीं है। क्या ये विश्व गुरु नहीं बना है क्या भारत? मोदी जी, ये बताइए कि विश्व गुरु की बात तो चलिए आपने जो भी जवाब दिया वो दिया कि हम रीलों के विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन ये बताइए कि आप जब आए थे सत्ता में, आप कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते थे, गरीब लोगों को आप अमीर बनाना चाहते थे। आपने कहा हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में उड़ेगा। अब ऐसा लगता है हवाई जहाज़ का किराया इतना हो गया है कि हवाई चप्पल खरीदने के ही पैसे बचेंगे। अब जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब के बीच की, आपके जो परम मित्र हैं, दो लोग खासकर कारोबारी मित्र, उनमें से एक के यहाँ शादी होती है तो आप बाकायदा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को, जो बड़ा ही संवेदनशील एयरपोर्ट है, उसको आप इंटरनेशनल बना देते हैं। हद तो ये हो गई मोदी जी, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने एयरफोर्स के लोगों को वहाँ बिल्कुल कर्मचारियों की तरह लगा दिया एक कारोबारी की शादी में।
जब मैं ऐसे सवाल सुनता हूँ, ऐसी बातें सुनता हूँ, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मोदी जिस दिन पूरे देश का प्रधानमंत्री बना, उसी दिन मैंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरा देश हमारा परिवार है, हर देश का वासी हमारा परिवार का हिस्सा है। तो क्या अगर परिवार के किसी व्यक्ति की शादी हो तो उसमें क्या परिवार के सारे सदस्य कार्य नहीं करेंगे क्या? मुझे आपसे जरा जवाब चाहिए जी। क्या आपके घर में शादी होगी तो क्या परिवार अलग से बैठेगा क्या? क्या आपके घर में शादी होगी तो कोई कार्य नहीं करेगा क्या? कोई पाकिस्तान से लोग आते क्या? कोई चाइना से लोग आते क्या? कोई बांग्लादेश से लोग आते क्या? किस प्रकार की बातें हो रही है? हर देश का नागरिक उस शादी में वीडियो देख करके खुद को सम्मिलित पा रहा था। और जिस आप जो एयरफोर्स के लोगों की बात कर रहे हैं, जो गए थे उन्होंने तो बहुत वहाँ पर मनोरंजन किया। जो नहीं गए थे उन्होंने मुझसे बोला कि जी हमसे क्या गलती हो गई थी जी, हमें भी भेज देते। तो ये पूरे एक परिवार में मैं हिस्सा मानता हूँ। मोदी जी, आप राष्ट्रवाद पर लोगों से वोट मांगते नज़र आते हैं हमेशा ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो चीन है वो लगातार अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। अक्षाई चीन क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो या दक्षिण जो चीन सागर है, उसे वो अपने क्षेत्र में शामिल करके एक नक्शा तक उसने जारी कर दिया आधिकारिक तौर पर, और आपकी सरकार सिर्फ लाल आंखें दिखाती रह गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की जाती, लेकिन अब 10 सालों में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मुझे करनी भी पड़ेगी। मैंने काफ़ी दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके जवाब दे दिया था। मैंने कहा, चेंगवेई मामाची सांगची दे गंजोई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उनको जवाब दिया है। ऐसे क्या देख रहे हैं जी? इसका मतलब भी बता दीजिए। देखिए, आपको समझ नहीं आया? मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो ये चाइना की भाषा थी, आपको कैसे समझ आएगी? मोदी जी, आपने इस बार नारा दिया है अब की बार 400 पार, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या मतलब सियासत से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे? प्लान क्या है आपका? देखिए, अब की बार 400 पार की बात हो रही है और मोदी का एक ही नारा आज तक फेल नहीं हुआ है। मोदी ने अगर बोला है अब की बार 400 पार, तो ये मोदी की गारंटी है, और गारंटी पूरी करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी 2 चरणों के चुनाव के बाद थोड़ा मुझे भी ऐसा लगने लगा कि अब उम्र हो गई है, तो थोड़ा 4 घंटे से ज़्यादा सोया जा सकता है। तो ऐसा ही होगा कि अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो हमारा क्या है, मोदी तो फकीर आदमी है जी, झोला उठा करके चल देंगे। अभी अगर आपसे कुछ और मुझे चीज़ें साझा करनी है या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद फिर मैं करूं नहीं। आपने अभी कॉमेडियन श्याम रंगीला के साथ द वायर के पत्रकारों के सवाल जवाब सुने। आप में से बहुतों को हंसी आई होगी, लेकिन विश्वास कीजिए हमने ये कार्यक्रम बेहद पीड़ा के साथ पेश किया है। भारतीय लोकतंत्र अब ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां सवाल भी पत्रकार ला रहे हैं और जवाब भी।
100 वर्षों में पहली बार, 700 वर्षों में पहली बार, 1200 वर्षों में पहली बार। नरेंद्र मोदी को यूं तो इतिहास बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ के जाएंगे जैसा पहले भारत के इतिहास में किसी नेता ने नहीं किया। मोदी भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के 10 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी भारत के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने ऐसे किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया जो असल मायनों में पत्रकार हो या उनकी सरकार का आलोचक हो। सही मायनों में देखें तो दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों के नेता ने पिछले 10 साल में एक भी सवाल का सामना नहीं किया। मोदी को गुमान है कि वो तमाम लोकतांत्रिक जवाबदेही से बच सकते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू मन में मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा भर दी है कि इस नफरत ने उनके अंदर का नागरिक मार दिया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब न देना दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब न देना दिखाता है कि मोदी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं करते। पत्रकारों के सवालों का जवाब न देना सिर्फ पत्रकारों का नहीं, उस जनता का भी अपमान है जिसने उनको इस पद पर बिठाया जहां वो और उनकी पार्टी सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब न देना दिखाता है कि मोदी लोकतांत्रिक माध्यम को सीढ़ी बनाते हैं लेकिन तानाशाही तमन्नाएं रखते हैं। 2002 में बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में मोदी से पूछा गया कि आपको कोई पछतावा तो नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ है ज़रूर, मैं मीडिया को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री मोदी को ये पछतावा रहा होगा लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को हरगिज़ नहीं। आज़ाद पत्रकारिता का दमन कैसे किया जाए, आज़ाद पत्रकारों का गला कैसे दबाया जाए, इस कला में मोदी रूस के व्लादिमीर पुतिन, टर्की के एर्दोआन को भी मास्टर क्लास दे देंगे। एक तरफ वो गुलाम मीडिया है जो डबल शिफ्ट कर रहा है, एक शिफ्ट में मुस्लिम विरोधी नफरत बेचकर देश को गृह युद्ध के मुहाने पर ले आया है, तो दूसरी शिफ्ट में सरकार की बीन बजाता है। आखिर में बचे कुचे वो पत्रकार जो अपनी जान पर खेलकर आप तक खबरें ला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हास्य का इस्तेमाल कर पत्रकारों की इस पीड़ा को उजागर करने की हमने एक छोटी सी कोशिश की है। मैं देख रही हूँ हंसते हंसते आपकी एक आंख में पानी आ गया है। लोकतंत्र के जनाजे पर बहाने के लिए काफ़ी होगा।